दोस्तों, शेयर मार्केट घोटाले पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 काफ़ी चर्चे में है। इस वेब सीरीज में 90 के दशक के सबसे बड़े घोटालेबाज हर्षित मेहता की ज़िंदगी की असली कहानी दिखाई गई है। हर्षित मेहता को उनके समय में स्टॉक मार्केट का बेहताज बादशाह कहा जाता था। लोग उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहकर बुलाते थे। उनके बारे में एक बात बहुत पॉपुलर थी कि वो जिस शेयर को छू लेते थे वो शेयर सोना बन जाता था। लेकिन जब लोगों को पता चला कि जिसको वो स्टॉक मार्केट का भगवान समझ बैठे असल में वो बहुत बड़ा घोटालेबाज था, तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। हर्षित मेहता ने लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो भारत के स्टॉक मार्केट में हुआ अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। और आज की हमारे इस वीडियो में हम हर्षित मेहता के जीवन और उनके द्वारा किए गए घोटाले के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 29 जुलाई 1954 को शुरू होती है, क्योंकि इस ही दिन गुजरात के पनेली मोती में रहने वाले एक छोटे से व्यापारी परिवार में हर्षित मेहता का जन्म हुआ था। हर्षित के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता शांतिलाल मेहता अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां उन्होंने अपना टेक्सटाइल का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। काफी कोशिश करने के बाद भी ये व्यापार नहीं चल पाया, जिसके कारण उनके फैमिली छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, हर्षित के पिता रायपुर में अपना बिजनेस जमा लिया और इसी शहर में हर्षित ने अपना बचपन और स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हर्षित को क्रिकेट का बहुत शौक था, जिसके कारण अपनी पढ़ाई में वो कुछ खास नहीं कर पाए। स्कूल की पढ़ाई के खत्म होने के बाद हर्षित कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक बार फिर मुंबई शिफ्ट हो गए और साल 1976 में उन्होंने लाला लाजपत से बीकॉम डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही हर्षित ने छोटी मोटी नौकरियां भी शुरू कर दिया था, जिसमें सीमेंट और हौजरी बेचने के साथ साथ ही हीरे चुनने के भी काम शामिल थे और 8 साल तक वो इसी तरह की नौकरियां करते रहे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर्षित की एंट्री उस समय हुई जब उन्होंने द न्यू इंडिया एश्योरेंस नाम की एक कंपनी में जॉब करना शुरू किया। इस कंपनी में काम करते हुए उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगी और साल 1981 में उन्होंने इस नौकरी को छोड़कर हरजीवान दास नेमीदास सेक्रेटरी नाम की एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर ली। इस ब्रोकरेज फर्म में काम करते हुए उन्होंने प्रसन्न परजीवन दास को अपना गुरु मान लिया और साल तक स्टॉक मार्केट के पैतरे सीखते रहे। स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी और बेहद तेज दिमाग होने के कारण हर्षित बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट की सभी बारीकियों को समझ गए। दोस्तों, साल 1984 में स्टॉक मार्केट के बारीकियों को समझने के बाद हर्षित ने अपने भाई के साथ मिलकर क्रो मोर रिसर्च और एसेट नाम की कंपनी को शुरू की और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ले ली। दोस्तों, यहीं से उनका स्टॉक मार्केट का बेहताज बादशाह और भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज बनने का सफर शुरू हुआ। साल 1984 से 1990 तक मात्र 6 सालों में ही हर्षित की कंपनी स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार की जाने लगी। अपने इस जबरदस्त सफलता के लिए हर्षित उस समय हर अखबार और मैगजीन में छाए रहते थे। देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए तरसते थे। उनके 1550 स्क्वायर फीट सी फेसी पेंट हाउस और बेहद महंगी लग्जरी गाड़ी ने उन्हें एक बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया था। हर्षित जिस भी शेयर को छू लेते थे उसकी कीमत आसमान तक पहुंच जाती थी। उदाहरण के लिए अगर देखें तो हर्षित ने ACC कंपनी के शेयर के वैल्यू मात्र कुछ दिनों में ही 200 रुपए से लेकर सीधा 9,000 रुपए तक पहुंचा दी थी। इसी तरह हर्षित जिस भी कंपनी में पैसे लगाते थे उनके स्टॉक की कीमत ऊंचाई तक पहुंच जाते थे, जिनसे उन्हें करोड़ों रुपए का मुनाफा होता था। और यही कारण था कि बहुत कम समय में ही हर्षित कामयाबियों के उन ऊंचाई पर पहुंच गए थे जहां पहुंचने के लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। जहां एक तरफ लोग हर्षित की कामयाबियों को और स्टॉक मार्केट में उनके अद्भुत ज्ञान को देखकर हैरान थे, तो वहीं लोगों के मन में कुछ सवाल भी था कि आखिर कोई व्यक्ति हर बार इतना सही कैसे हो सकता है। और लोगों के इसी सवाल ने हर्षित को आसमान से सीधा जमीन पर लाव कर पटक दिया, क्योंकि साल 1992 में दुनिया के सामने हर्षित का घोटाले का पर्दाफाश हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अप्रैल 1992 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिका सुचिता दलाल ने अपने कॉलम में हर्षित के इन घोटाले का पर्दाफाश किए थे। सुचिता की इन रिपोर्ट के सामने आने के बाद हर्षित के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो गए थे। एक के बाद एक उनके सभी घोटाले का पर्दाफाश होता रहा।
उनके खिलाफ कुल 600 सिविल सूट और 70 अपराधी मामले दर्ज किए गए, जिनके लिए सीबीआई ने उन्हें और उनके भाइयों को 9 नवंबर 1992 को गिरफ्तार कर लिया था। अब सबसे अहम सवाल ये था कि आखिर हर्षित मेहता इतने सालों तक इतना बड़ा स्कैम करने में कामयाब कैसे हो पाए, और वो कौन सा तरीका था जिससे उसने इस घोटाले को अंजाम दिया था। इन सब सवालों का जवाब पत्रिका सुचिता दलाल ने अपने कॉलम में दिए थे। सुचिता ने बताया था कि हर्षित बैंक के नियमों में कमियां ढूंढकर उनका इस्तेमाल गलत रूप से खुद को फायदे पहुंचाने के लिए किया करता था। साफ शब्दों में कहे तो हर्षित इस स्कैम को अंजाम देने के लिए RF यानी रेडी फॉरवर्ड डील इस्तेमाल किया करता था। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये रेडी फॉरवर्ड डील होती क्या है। दोस्तों, हमारे देश की सरकार अपने कुछ प्रोजेक्ट और योजनाओं के लिए कुछ खर्चे को कवर करने के लिए सिक्योरिटी जारी करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जाता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई प्रकार की होती है, जिनमें ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट और गवर्नमेंट बॉन्ड शामिल होते हैं। इन सिक्योरिटीज के बदले में सरकार बैंक और इन्वेस्टर से एक तय समय के लिए पैसे लेती है, और इन पैसे के बदले में सरकार सभी इन्वेस्टर को ब्याज देती है। उस समय सभी बैंकों और इन्वेस्टर को सरकार के इन सिक्योरिटीज में तय किए हुए अमाउंट इन्वेस्ट करना अनिवार्य होता था। अब ऐसे में अगर किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसी दूसरे बैंक में गिरवी रखकर कुछ समय के लिए एक लोन ले लेती थी, और फिर कुछ दिनों बाद ब्याज समेत पैसे लौटा के अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेते थे। इस तरह ये सिक्योरिटीज बैंक के बीच एक दूसरे से लोन लेने का साधन मानी जाती थी, और इसी को रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता था। इस डील में दोनों बैंक के बीच कुछ लोग दलाली का काम किया करते थे। इन दलालों का काम सिक्योरिटी बेचने वाले बैंकों के लिए खरीदार और सिक्योरिटी खरीदने वाले बैंकों के लिए सिला ढूंढना हुआ करता था। इस काम के बदले में दलालों को बैंकों से अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। हर्षित मेहता भी बैंकों के बीच दलाली का ये काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ खामियां ढूंढ ली थी, जिसका फायदा उठा के वो गलत तरीके से पैसे कमाने लगे थे। दोस्तों, हर्षित जब किसी बैंक की सिक्योरिटीज के बदले किसी दूसरी बैंक से लोन का पैसा लेते थे तो वो उस पैसे को बैंक को देने की बजाय स्टॉक मार्केट में लगा देते थे, जिसके कारण उस कंपनी के स्टॉक का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ने लगता था। जब वो बैंक हर्षित से अपने सिक्योरिटीज का पैसा मांगते थे तो वो किसी नए बैंक से पैसे लेकर उस पहले वाले बैंक को पैसे दे देते थे, और इसी तरह उसके पास हर समय करोड़ों रुपए घूमते रहते थे, जिसका इस्तेमाल वो स्टॉक मार्केट में हेरफेर करने में किया करते थे। दोस्तों, वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुके, बल्कि जब उन्हें स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने इस घोटाले को और भी एक कदम आगे बढ़ा दिया। उस समय बैंक सिक्योरिटीज के बदले एक दूसरे से लोन लेने और देने के लिए एक खास रसीद का इस्तेमाल किया करते थे। हर्षित अपने बैंक की उस खास रसीद की नकली कॉपी बनवा कर लोन लेना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये था कि वो किसी भी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक के नाम में करोड़ों रुपए का लोन ले सकते थे, और उस बैंक को इस बात का जरा भी खबर नहीं हो पाती थी। जब लोन देने वाले बैंक हर्षित से अपने पैसे मांगते तो वो अपने शेयर मार्केट से हुए अपने मुनाफे से उस बैंक का पैसा लौटा देते थे और अपनी नकली बैंक रसीद वापस ले लेते थे। दोस्तों, हर्षित का ये घोटाला कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब देश में मंदी का दौर आया तो स्टॉक मार्केट का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसमें हर्षित का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसी नुकसान के कारण वो बैंक से लिए लोन के पैसे भी वापस नहीं लौटा पाए, और उसी समय सुचिता दलाल ने उनके इस घोटाले से पर्दा हटा दिया। इस घोटाले का पूरी तरह सामने आने के बाद पता चला ये घोटाले लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और इस स्कैम के सामने आने के बाद स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई थी, जिसमें कई लोगों के करोड़ों रुपए नुकसान हो गए थे। बताया जाता है बहुत से लोगों ने इस नुकसान के कारण सुसाइड भी किए थे। इसमें विजय बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे। हालांकि हर्षित को गिरफ्तार करने के बाद उन पर बहुत से अलग अलग मुकदमे चलाए गए, लेकिन उनके मौत होने तक उन्हें सिर्फ एक ही केस में दोषी पाया गया, जिसके लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हर्षित को महाराष्ट्र के थाने जेल में कैद किया गया था, जहां 31 दिसंबर साल 2001
कि रात को हर्षित को सीने में दर्द होने की समस्या हुई और रात के करीब 12:30 बजे 37 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आज हर्षित द्वारा किए गए इस स्कैम को लगभग 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये भारतीय स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की ये हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।